तो आज अपन एल्कोहलों के बनाने की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। एल्कोहल किसे कहते हैं, जिनमें हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं, ये चर्चा अपन पहले एक क्लास में कर चुके हैं। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल यानी कि जिसमें एक OH समूह होता है, उनको बनाने की बात करेंगे। तो एल्कीनों से भी एल्कोहलों को बनाया जा सकता है। एल्कीन यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध पाया जाता है। अब एल्कीनों की से अपन 3 प्रकार से एल्कोहल बना सकते हैं। एल्कीनों के जलयोजन से, यानी किसी एल्कीन पर जल का योग कराएंगे तब भी एल्कोहल बनेंगे। एल्कीनों के हाइड्रोबोरान ऑक्सीकरण के द्वारा, यानी कि पहले डाइबोरेन B2H6 की क्रिया कराएंगे और फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड द्वारा उसका ऑक्सीकरण कराएंगे तब भी एल्कोहल बन जाएंगे। और एल्केनों का ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण, यानी कि पहले ऑक्सीकरण और मर्क्यूरीकरण कराएंगे और फिर विमर्क्यूरीकरण यानी कि पारे को वापस हटाएंगे तो भी एल्कोहल बन जाएंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एल्कीनों के जलयोजन से। तो एल्कीनों के जलयोजन से, अब एल्कीन पर जल का योग, किसी भी यौगिक पर जल का योग कराना है तो डायरेक्ट जल के साथ अभिक्रिया नहीं होगी, बल्कि जल अपघटन तनु अम्ल या तनुसार की उपस्थिति में होता है। तो जैसे तनु H2SO4 है, तनु HCl है, इनमें से किसी भी अम्ल की उपस्थिति में जल योजन हो जाता है, जल अपघटन हो जाता है। जैसे एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस जल का सूत्र HOH, तो यहाँ आप H प्लस लिख दिया। तो जब भी किसी यौगिक की आपको जल से क्रिया करानी है तो तीर के चिन्ह के ऊपर H प्लस लिख दो, जिसका मतलब होता है कि ये अम्लीय माध्यम में जल योजन हो रहा है, अम्ल की उपस्थिति में जल योजन हो रहा है। अब जल में H प्लस का होता है और OH माइनस का होता है। एल्कीन पर जल का योग मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होता है, और मार्कोनिकॉफ का नियम यूं कहता है कि आक्रमणकारी अभिकर्मक का ऋण आवेशित भाग द्विबंध से बंधित उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। तो यहाँ द्विबंध यहाँ है एल्कीन पर, तो इस पे एक जगह हाइड्रोजन और एक जगह OH जुड़ेगा। तो चूंकि इस कार्बन पर CH एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर CH2 2 हाइड्रोजन है, यानी इस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है, तो यहाँ जल का ऋणावेशित भाग OH जुड़ेगा और जहां अधिक है वहां पर H जुड़ेगा। इस प्रकार से किसी भी एल्कीन पर जल का योग मार्कोनिकॉफ नियम से होगा। तो RCH CH पर OH डबल का सिंगल हो गया और CH2 पे H जुड़ गया। तो इस प्रकार से ये एल्कोहल का निर्माण हो गया। इसी प्रकार से कोई दूसरी एल्कीन की बात करें अपन, ये प्लस HOH, तो केवल योग द्विबंध पर करना है, द्विबंध के आगे पीछे के कार्बन पर, बाकी के पोर्शन ऐसे के ऐसे रहेंगे और जगह पर को कोई परिवर्तन नहीं करना। अब यहाँ इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, जबकि इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, यानी यहाँ OH जुड़ जाएगा और यहाँ H जुड़ जाएगा। तो RCR, यहाँ OH डबल का हो गया सिंगल और CH2 में H। एथीन की बात करें अपन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOH। अब यहाँ तो द्विबंध के आगे वाले कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन है, द्विबंध के पीछे वाले कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन है, तो किसी भी एक जगह H और किसी भी एक जगह OH जोड़ सकते हैं। तो आगे CH2 में एक H जोड़ेंगे तो CH3 डबल का सिंगल और पीछे CH2 के OH जोड़ देंगे तो ये एथेनॉल हो गया। ये एक प्राथमिक एल्कोहल है। जबकि अब तक जो अपन बाकी के एल्कोहल अपन पढ़ रहे थे वो सब द्वितीय के एल्कोहल थे या तृतीय के एल्कोहल थे। तो कुल मिलाकर ये प्राथमिक एल्कोहल केवल एथीन के जलयोजन से ही बनेगा। तो इस अभिक्रिया में एथीन के जलयोजन से प्राथमिक एल्कोहल बनता है। बाकी आप किसी भी एल्कीन को ले लो,
एथीन से बड़ी, प्रोपीन, 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, 1 पेंटीन, 2 पेंटीन, सब में द्वितीयक एल्कोहल बनेगा। प्राथमिक एल्कोहल केवल एथीन के जलयोजन से ही बनता है। अब अपन इसकी क्रियाविधि की बात करें तो जैसे प्रोपीन पर जल के योग की क्रियाविधि को लेकर देखते हैं अपन। क्रियाविधि प्रोपीन 1 2 3 कार्बन और इन का मतलब द्विबंध, और ये हाइड्रोजन से अपन कार्बन की संयोजकता पूर्ण कर लेंगे। तो प्लस HOH और ये तनु अम्ल H+। तो यहाँ द्विबंध वाले दोनों कार्बनों को पकड़ लो आप। तो इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन कम है तो यहाँ OH, यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है तो यहाँ H। तो ये CH3, CH पर OH डबल का सिंगल और CH2 में H। अब अपन को क्या करना है कि सबसे पहले अम्ल क्या देता है H+। तो ये कोई भी अम्ल हो सकता है, जैसे H2SO4 है, ये H+ और प्लस HSO4 माइनस देगा। इस H+ को जल का अणु ग्रहण करेगा। जल का अणु HOH, इसमें ऑक्सीजन के पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये अम्ल के द्वारा त्यागे गए प्रोटॉन को ग्रहण करेगा। प्रोटॉन ग्रहण करने के लिए ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ एक बंध बनाना है। बंध बनाने के लिए दोनों परमाणु या तो एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करते हैं, वो तो यहाँ संभव नहीं है क्योंकि H+ हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ प्लस लगा हुआ है, यानी वो भी इसने त्याग रखा है, तो यहाँ हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस ऑक्सीजन को इस हाइड्रोजन के साथ बंध बनाने के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन दान करने पड़ेंगे। तो दोनों दान करेंगे तो ये पोजीशन आ जाएगी HOH और इधर भी एक H। तो ऑक्सीजन के पास अब सिर्फ एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचा है। क्योंकि इस बंध को बनाने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन का दान किया है, इसलिए यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर प्लस हो गया, ये H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन बन गया। अब ये अधिक देर तक ऑक्सीजन तो धनात्मक रह नहीं सकती, इसलिए ये एल्कीन के द्विबंध के पाइबंध पर आक्रमण करेगा। द्विबंध में एक सिग्मा बंध होता है और एक पाइबंध, तो पाइबंध कमजोर होता है तो वहां पर ये आक्रमण करेगा H3O+, क्योंकि ऑक्सीजन को अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तुरंत चाहिए। तो ये क्या करेगा, तो इस कार्बन को उकसाएगा। इसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, यानी ये कम प्रतिस्थापित कार्बन है, तो ये एक पाइबंध टूटेगा तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे, इस कार्बन को मिल जाएंगे। इस कार्बन को मिल जाएंगे तो ये अपना H+ इस कार्बन को दान करेगा, यानी कि ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन छीन कर अपना काम वापस पूरा कर लेगी। उसके 2 युग्म उसके पास वापस हो जाएंगे, उसके ऊपर प्लस हट जाएगा। लेकिन वो H+ को इधर वही ग्रहण करेगा, जब भी वो त्यागेगी तो इधर इस कार्बन के ऊपर प्रेशर डालेगी, तो ये कार्बन इस पाइबंध को तोड़ेगा और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल जाएंगे। तो इस कार्बन के ऊपर ऋणावेश और इस कार्बन के ऊपर धनावेश आ जाएगा। तो आगे वाला कार्बन से तो कोई डिस्टर्बेंस हुआ ही नहीं, CH3। अब CH इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, क्योंकि वो जो पाइबंध डबल का सिंगल रह गया ना, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन ये पीछे वाला कार्बन ले गया, तो CH जो पीछे वाले के ऊपर ऋणावेश आएगा, लेकिन वो इसके द्वारा त्यागे गए H+ को ग्रहण करेगा, तो वो जो इलेक्ट्रॉन उसको मिला था वो H+ को दे दिया, तो उसके ऊपर भी माइनस नहीं आएगा, तो CH2 का क्या हो गया, CH3। तो कुल मिलाकर इस कार्बन ने इधर से पाइबंध के इलेक्ट्रॉन को छीना और इधर के H+ को दे दिया, इसलिए इसके ऊपर प्लस माइनस कुछ भी नहीं आया। एक तरफ से इलेक्ट्रॉन लिया और दूसरी तरफ H+ को वो दे दिया, इसलिए ये उदासीन नहीं रहा और इस चक्कर में इसने एक हाइड्रोजन ग्रहण किया, तो CH2 का ये हो गया CH3। यहाँ ऑक्सीजन ने एक हाइड्रोजन को निकाला था तो अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस छीन लिया, तो ऑक्सीजन का भी प्लस गायब हो गया, तो ये फिर से क्या हो गया, H2O। तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर धन आवेश उत्पन्न हो गया। तो जिन यौगिकों में कार्बन के ऊपर धन आवेश होता है उनको हम कार्बोनियम आयन कहते हैं, यानी कि कार्बोकेटायन कहते हैं। अब ये द्वितीय कार्बन के ऊपर धन आवेश आया है, क्योंकि जिस कार्बन पर धन आवेश है वो 2 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, यानी ये एक द्वितीय कार्बन है, तो इसको बोलेंगे अपन द्वितीय कार्बोकेटायन। अब ये द्वितीय कार्बोकेटायन जो है अगले पद में, ये मंद गति का पद है और अभिक्रिया का मंद गति का पद ही वेग निर्धारक पद होता है, यानी इसी पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। बाकी के काम फास्ट होंगे,
अब ये कार्बन के ऊपर धन आवेश आ रहा है, यहाँ कार्बन का अष्टक पूर्ण नहीं है, तो ये अनस्टेबल है, इसको तुरंत एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म चाहिए। तो अभिक्रिया पानी में हो रही है, H2O में ऑक्सीजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो जल के अणु की ऑक्सीजन आकर इसको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगी, उसकी मजबूरी होगी, वरना ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल ही रह जाएगा। तो CH3 और ये CH पे कौन आ गई O के दो तरफ H जुड़े हुए थे ऑलरेडी, और ये CH3, तो ऑक्सीजन ने अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसको दान कर दिया, कार्बन को, तो इस चक्कर में ऑक्सीजन के ऊपर कौन से आवेश आ गया, धन आवेश, तो ये तीव्र गति का पद है। अब ये CH3 CH3 OHH और O के ऊपर धन आवेश, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता उच्च होती है, तो ये अधिक देर तक धन आवेशित नहीं रह सकती, तो ये वापस क्या है, किसी एक हाइड्रोजन का बंध तोड़ेगी और उसके 2 इलेक्ट्रॉन छीन लेगी, तो इसका धन आवेश गायब हो जाएगा, तो फिर H+ मुक्त होगा, तो वो H+ फिर किसके ऊपर बिठा दिया जाएगा, जल के अणु पर बिठा दिया जाएगा। तो यहाँ से एक H+ निकलते OH रह गया, H+ निकल गया, ऑक्सीजन का ऋण आवेश गायब हो गया, तो CH3 CHOH CH3, वो H+ जब यहाँ से निकला तो इस ऑक्सीजन ने उसको ग्रहण किया, उसकी वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर वापस क्या आ गया, धन आवेश आ गया। अब ये दोबारा से एथीन के दूसरे अणु पर आक्रमण करेगा और ये क्रिया लगातार चलती रही, तो बार बार क्या होगा, बार बार यही होगा, अम्ल का H+ इसको जल की ऑक्सीजन ग्रहण करेगी, तो ऑक्सीजन के ऊपर धन आवेश आ जाएगा, ऑक्सोकेटाइन बन गया, ऑक्सीजन अधिक देर तक धन आवेश रह नहीं सकती, तो ये तुरंत एल्कीन के द्विबंध पर आक्रमण करेगी, द्विबंध के पाइबंध को तोड़ेगी, तो एक कार्बन को जिसको कि इस पाइबंध के इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उससे ये H+ जुड़ जाएगा, और दूसरा कार्बन ने चूंकि इलेक्ट्रॉन त्याग दिए उसके ऊपर धन आवेश आ जाएगा, धन आवेशित कार्बन को वापस इलेक्ट्रॉन युग्म चाहिए, तो वो फिर जल के अणु के ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा, तो ऑक्सीजन की साइड से ये जुड़ते ही ऑक्सीजन को अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म धन आवेशित कार्बन को देना पड़ेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन फिर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगी, तो उसके ऊपर प्लस आ जाएगा, फिर ऑक्सीजन अधिक देर तक प्लस रह नहीं सकती, तो वो अपने 2 में से किसी एक पड़ोसी के बंधु को तोड़कर उसका इलेक्ट्रॉन छीन कर न्यूट्रल हो जाएगी, और वो H+ जब यहाँ से वापस निकलेगा तो फिर से वो जल के अणु की ऑक्सीजन उसको ग्रहण करेगी, तो वापस H3O+ बन जाएगा, फिर ये अपना H+ एथीन के नए अणु के पास जाकर उसको डोनेट करेगा, तो इस प्रकार से एल्कीन से एल्कोहल बनते रहेंगे। तो ये इस प्रकार की क्रियाविधि है, और इसमें एथीन के जलयोजन से प्राथमिक एल्कोहल यानी एथेनॉल बनेगा, अन्य किसी भी एल्कीन का जलयोजन कराएंगे तो मार्कोनिकॉफ नियम से योग होता है, इसीलिए सेकेंडरी एल्कोहल ही बनेंगे। अब इस प्रकार से अपन एल्कीन, किसी भी एल्कीन की जल से क्रिया कराएंगे थर्मो अम्ल की उपस्थिति में, तो कुल मिलाकर एल्कोहल बनेंगे। कभी कभी क्या है, तो जो कार्बोकेटाइन बनता है वो पुनर्विन्यासित हो सकता है, अगर उसमें पुनर्विन्यासित होने की क्षमता है और वो पुनर्विन्यासित होकर अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन बना सकता है, तो पुनर्विन्यासित होकर वो अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन बनाने के बाद एल्कोहल में परिवर्तित होगा। जैसे इस वाले एल्कीन की अपन बात करते हैं, (3,3 डाइमेथिल 1-ब्यूटीन, तो इसके पहले पद में जब क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, H+ जब आएगा ना अम्ल का, वो H3O+ के रूप में, उस H+ को ये CH2 ग्रहण करके CH3 हो जाएगा, ये पाइबंध टूट जाएगा, तो इसके ऊपर प्लस आएगा, तो ये आ जाएगा CH3 और CH+ और सिंगल में ये CH3, तो ये हो गया अपना 3,3 डाइमेथिल ब्यूटिल कार्बोकेटाइन। अब ये क्या है, अनस्टेबल है, एक ही कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़ रहे हैं, तो अगर ये एक मेथिल समूह को इधर ट्रांसफर कर दे तो इसका प्लस इधर आ जाएगा, तो उसकी वजह से ये जो CH3 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 CH CH3 CH
तो ये एक CH3 इधर आ जाएगा और प्लस इधर आ जाएगा, तो CH3C, एक CH3 इधर और दूसरा CH3 यहां आकर यहां प्लस हो जाएगा और CH3। अब ये दो अलग अलग कार्बन पर प्रतिस्थापित एल्कीन हो गए, इसलिए इस कार्बोकेटाइन के अपेक्षा ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। तो जो जल के अणु की ऑक्सीजन अटैक करेगी उसके पहले कौन सा काम होगा, पुनर्विन्यास होगा, और उसके बाद ऑक्सीजन आकर यहाँ पर OH समूह जुड़ जाएगा तो अधिक स्थायी एल्कोहल बनेगा। तो ऐसा काम हर बार नहीं होता, केवल तभी होता है जब आपके मध्यम गति के पद पर कोई कार्बोकेटाइन बन रहा है, लेकिन अगर वो पुनर्विन्यासित होकर और अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन में बदलने की क्षमता रखता है तो जल के अणु के ऑक्सीजन के आक्रमण करने से पहले वो कार्बोकेटाइन पुनर्विन्यासित होकर अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन में परिवर्तित होता है, उसके बाद ऑक्सीजन अटैक करती है और फाइनली एल्कोहल का निर्माण होता है। तो ऐसा केवल तभी होगा जब कम स्थायी कार्बोकेटाइन पुनर्विन्यासित होकर अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन में परिवर्तित होने की क्षमता रखता हो, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा उस पर सीधे जल के अणु की ऑक्सीजन अटैक करेगी और एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से एल्कीनों से एल्कोहलों का निर्माण अपन करते जाएंगे। इसके अलावा एल्कीन से भी दो और मेथड से जिनके द्वारा अपन एल्कोहल बना सकते हैं। ये तो हुआ एल्कीनों के जलयोजन से। अब एल्कीनों के हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण द्वारा, यानी कि डाइबोरिन से क्रिया और फिर ऑक्सीकरण। फिर तीसरी विधि आएगी एल्कीनों के ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण। दो पदों में होगा, पहले ऑक्सीजन और मर्क्यूरी का योग होगा और फिर उसके बाद मर्क्यूरी को वापस हटाएंगे और एल्कोहल बनेंगे। इनकी चर्चा अब अपन अगली क्लास में करेंगे। थैंक्स।